टोटल जो हीट होती है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके हमने ग्राफ भी देखे थे कि इसके ग्राफ जो होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अब जिस तरह से हमने आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर देखा था कि हमें ये फिजिक्स के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हमारा इसके अंदर क्या मतलब या मकसद होता है, तो हमने आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर ये डिस्कस किया था कि आइसोबैरिक प्रोसेस के मुताबिक अगर हम कोई इंजन बनाएंगे तो उसके लिए दो रिजर्वायर की जरूरत पड़ती है। एक हॉट रिजर्वायर जो हीट देगा, उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट होगा और रिमेनिंग हिस्सा किसमें चला जाएगा, कोल्ड रिजर्वायर के अंदर। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द आइसोबैरिक प्रोसेस हमें कोई इंजन अगर बनाना है तो उस इंजन की वर्किंग के लिए हमेशा दो रिजर्वायर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि इस प्रोसेस के कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अब हम देखेंगे बेटा कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। Consequences of isothermal process। आइसोथर्मल प्रोसेस के कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए बेटा, इसका जो पहला कॉन्सिक्वेंस है, इसका पहला कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ओनली वन रिजर्वायर is necessary लाइट कहां से होती है, इधर देखा। इस प्रोसेस के मुताबिक सिर्फ एक रिजर्वायर जरूरी होगा फॉर वर्किंग ऑफ हीट इंजन। ठीक है, इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूअस वर्किंग ऑफ हीट इंजन। इस प्रोसेस के मुताबिक सिर्फ एक रिजर्वायर की जरूरत पड़ेगी। कैसे? देखिए, आपको पता है कि जब फॉर एग्जांपल जब चॉइस एक होती है तो कंपैरिजन की गुंजाइश नहीं होती कि फॉर एग्जांपल हमें कोई मोबाइल वगैरह लेना है। जब हमारी चॉइस ही एक है कि हमें ये मोबाइल लेना है तो फिर दूसरी मोबाइल्स के साथ उसकी कंपैरिजन नहीं की जाती। ठीक है, लेकिन जब हमारा डिसीजन नहीं होता तो फिर हमें मुख्तलिफ चीजें देखनी पड़ती है कि किसकी प्रॉपर्टीज बाकियों से बेहतर है। जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस था, उसके अंदर कंप्लीट हीट वर्क में नहीं जा रही थी, तो जरूरी था कि रिमेनिंग हीट को कहीं और भेजें ताकि इंजन कंटिन्यूअसली काम करता रहे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट होती है तो किसी और रिजर्वायर की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जितनी भी हम हीट देंगे वो टोटल की टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। जब टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी तो कोल्ड रिजर्वायर की जरूरत ही नहीं है। एक रिजर्वायर होना चाहिए जो हीट दे और इंजन उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे। फिर हॉट रिजर्वायर या कोल्ड रिजर्वायर की भी जरूरत नहीं है। कोई भी रिजर्वायर हो उससे हीट आएगी और ये हीट इंजन किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क में कन्वर्ट कर देगा। आप इसको इस तरह से डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सपोज करें ये हमारे पास इंजन है, इसको हम हीट देते हैं तो ये टोटल की टोटल हीट किस में चली जाएगी, वर्क में चली जाएगी। तो बाकी हीट बचेगी नहीं कि कोल्ड रिजर्वायर की जरूरत हो। इसका मकसद है अगर एक इंजन हो उसको हम यहाँ से हीट दें Q1 और ये हीट जो है वो इंजन के अंदर जाए और इंजन इसको कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो फिर कोल्ड रिजर्वायर की जरूरत ही नहीं पड़ती।
क्योंकि हार्ट रिजर्वायर से जितनी भी हीट आएगी वो टोटल की टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप कहते हैं कि ये जो है वो प्रोसेस जो होता है ये प्रिडिक्ट करता है कि कोई ऐसा इंजन भी बन सकता है जो सिर्फ और सिर्फ एक रिजर्वायर के ऊपर काम करे। ठीक है, अब इसकी एक मिसाल आपके बुक में दी हुई है। अगर आपने बुक पढ़ा है तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक एग्जांपल दी गई है। अगर आप बुक के अंदर पढ़ेंगे तो बुक के अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक एग्जांपल दी गई है जो इसी प्रोसेस की दी गई है। उसमें कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा इंजन बना लें, ऐसा इंजन जो सिर्फ एक रिजर्वायर पे काम करे, उसको आप जितनी भी हीट दे वो टोटल की टोटल हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो आप ऐसे इंजन को एक शिप के अंदर लगाए और उस शिप को आप ओशियन के अंदर छोड़ दें। आपको पता है वो शिप जब ओशियन के अंदर हम छोड़ेंगे तो ओशियन का जो वाटर होता है ना, वाटर कोई भी जो, चाहे ओशियन का वाटर हो या कोई भी वाटर हो, उसका टेम्परेचर हमेशा सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होता है। पानी कहीं पे भी पड़ा हो ना तो पानी सराउंडिंग की चीजें जो होती है ना उन सब से ठंडा होता है। पानी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होता है। अब अगर हम एक ऐसा इंजन बनाए और उसको एक शिप के अंदर लगाए और उस शिप को हम ओशियन के अंदर डाल दें, तो आपको पता है वो इंजन सिर्फ एक रिजर्वायर से हीट लेगा। तो वो ओशियन वाटर के अंदर आपको पता है कि वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जिस चीज की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है ना वो अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखने की सलाहियत रखता है। आप जिस हीट के अंदर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके रखता है, तो ओशियन के अंदर वाटर होता है, वाटर की हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका मकसद है वाटर अपने अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो ये इंजन क्या करेगा, वाटर से हीट लेगा और उसके ऊपर वर्क करेगा और शिप उस वर्क के ऊपर चलती रहेगी। और ऐसे इंजन को जो शिप के अंदर इंजन लगा होगा इसको फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है। ये इंजन बगैर फ्यूल के काम करता रहेगा और शिप जो होगी वो बगैर फ्यूल के चलती रहेगी, क्योंकि ये इंजन वाटर से हीट लेता जाएगा, उस हीट को वर्क में कन्वर्ट करता जाएगा और उसी वर्क के ऊपर वो शिप चलती रहेगी। और समंदर के पानी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी पड़ी है और वो इंजन जो होगा वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा। और आपको पता है ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसी चीज होना पॉसिबल नहीं है। इसका मकसद है कि ये जो प्रोसेस है ये ऐसी चीजों को प्रिडिक्ट कर रहा है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो होता है इसी की वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ ड्रॉबैक्स कहते हैं। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ड्रॉबैक कहा जाता है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ड्रॉबैक है कि ये आपको बताता है कि हीट जो होती है, कोई भी इंजन जो होता है वो एक रिजर्वायर पे काम कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात जो ये आपको बताता है, दूसरी बात ये आपको बताता है कि दिस प्रोसेस ये प्रोसेस जो होता है वो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट को भी डिटरमाइन नहीं करता। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस कहता है
कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ भी खुद फ्लो करेगी और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ भी खुद फ्लो करेगी। देखिए जैसे ओशियन के वाटर का मैंने आपको बताया कि ओशियन का जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होता है। अब अगर कोई इंजन ओशियन के वाटर से हीट लेता है तो इसका मतलब है वो इंजन किसी ऐसी चीज से हीट लेता है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता कि जिस चीज का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो उससे कोई इंजन हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो स्पॉन्टेनियस जो फ्लो होता है वो हमेशा होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक फ्लो होता है हीट का, जैसे रेफ्रिजरेटर करता है, एयर कंडीशन करता है, लेकिन ये फ्लो स्पॉन्टेनियस नहीं है। ये फ्लो कौन सा होता है? ये फ्लो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन ये प्रोसेस कहता है कि हीट स्पॉन्टेनियसली फ्लो कर सकती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी और हीट कैन आल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी, जो प्रैक्टिकली जो होता है वो इम्पॉसिबल होता है। आप ये भी कह सकते हैं according to this process, according to this process, heat can also flow spontaneously from a cold body to a hot body without spontaneously we to means without external एनर्जी। तो आप इसको सेंस में इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है या आइसोकोरिक प्रोसेस किसको कहा जाता है? देखिए आपको पता है बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस हो जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और आपको पता है जिस चीज का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगी? चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगी। और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगी तो वर्क नहीं होगा। तो इसका मतलब है इस प्रोसेस के अंदर वर्क नहीं होगा। तो आप कहोगे प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो उसके अंदर ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो होता है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। देखिए सपोज करें हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेते हैं और इसके अंदर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अब अगर ऐसे प्रोसेस को हम हीट देते हैं तो इसका वॉल्यूम तो चेंज होना नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है आप जो हीट देते हो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी और प्लस वर्क इसमें जीरो होगा। वर्क होता है चेंज ऑफ वॉल्यूम की वजह से, इसलिए हम कहते हैं ऐसे सिस्टम के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वर्क चेंज नहीं होता। जितनी भी हम हीट देते हैं वो टोटल कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी। तो ये प्रोसेस आपको कहता है कि ऐसा प्रोसेस इंजन के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि इंजन के अंदर हमारा इनपुट हीट होता है और आउटपुट क्या होता है? वर्क होता है। अब जब ये वर्क करता ही नहीं है तो फिर ऐसे सिस्टम को इंजन के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इंजन हमेशा वो होता है जिसका इनपुट हीट होता है और आउटपुट जो होता है वो वर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कहोगे
कि all supplied heat is converted into internal energy। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर टोटल हीट जो होती है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। अब इस ऐसे सिस्टम को जब हीट हम देते हैं, जब इस सिस्टम के अंदर हीट इन जाती है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। देखिए प्रेशर है और वॉल्यूम है, तो जब हीट इस सिस्टम के अंदर जाएगी तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा और इसका प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और इसका प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये पॉइंट ए होगी और ये पॉइंट बी होगी, तो ये इसका एरो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये लाइन चेंज नहीं होता। टर्न करोगे तो ये होगा, जब आप हीट वापस लोगे तो ये ठंडा होगा, जब ठंडा होगा तो इसका ग्राफ ये होगा। तो हीट जो होती है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर चली जाती है। अब इसके लिए अगर ये हम फार्मूला इस्तेमाल करें, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए जो गामा होता है, जैसे आइसोबैरिक के लिए हमने देखा कि आइसोबैरिक में ये जो होता है वो 0 होता है, आइसोथर्मल के अंदर ये 1 होता है, और आइसोकोरिक के अंदर ये जो होता है ये इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यू करे वॉल्यूम। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब इसके कुछ ग्राफ्स हैं, अब इसके ग्राफ को देख लेते हैं कि इसके ग्राफ जो होते हैं ये किस चीज के बारे में बताते हैं। देखिए ये हमारे पास इसके ग्राफ है। अब ये एक ऐसा सिस्टम है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है। ये हीट अंदर गई है या बाहर आई है? इस आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने हीट दी है या हीट ली है? क्योंकि एरो किस तरफ है, नीचे की तरफ है। इनिशियल प्रेशर ज्यादा है, फाइनल प्रेशर के कम, और इसके अंदर प्रेशर की वैल्यूज जो होती है मत होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, आप निकालते जाओगे प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अगर आप हीट देते जाओगे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं होती, मल्टी वैल्यूड होता है। ये देखिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है। अब ये सिस्टम में टेम्परेचर फॉल बढ़ा है, टेम्परेचर ने फॉल किया है क्योंकि एरो के नीचे T1 ज्यादा है, T2 कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये सेम सिस्टम का ग्राफ है कि इसमें हमने हीट बाहर लिए, उसी का टेम्परेचर और वॉल्यूम का ये ग्राफ है, और ये है प्रेशर और टेम्परेचर का। देखिए और टेम्परेचर का आप देख सकते हैं कि T1 ज्यादा है, T2 के कम है, और टेम्परेचर T1 जो है वो ज्यादा है और T2 के कम है। इसका ये लीनियर रिलेशन बनता है, एरो इस तरफ है। अगर एरो इस तरफ है, इसका मकसद है कि इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ने फॉल किया है, और टेम्परेचर और प्रेशर फॉल तब करेंगे जब ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हीट को हम आउट एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब हीट किसी भी सिस्टम से आउट आएगी तो ये बनेगी।
अगर इसके सिस्टम के अंदर हीट इन जाती तो ये आउट सिस्टम, ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें हीट ना आ सके न जा सके, मींस कंप्लीटली सराउंडिंग से आइसोलेटेड। कोई भी ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से आइसोलेटेड हो, ऐसा सिस्टम जिसका सराउंडिंग से कोई ताल्लुक ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ये जो है वो एडियाबेटिक सिस्टम होगा। सपोज करिए हमारे पास एक सिलेंडर और पिस्टन है। अगर आपको याद होगा, जरूरी नहीं याद हो, लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा है बेटा कि ये जो सिलेंडर और पिस्टन होता है इसको हम परफेक्ट इंसुलेटर के मानते हैं। सिलेंडर का सिर्फ बॉटम जो होता है उसको हम कंडक्टर का मानते हैं, और जो इसका वाल्स होती है और पिस्टन होता है उसको हम परफेक्ट इंसुलेटर का मानते हैं। इसका मतलब है ये जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया हुआ है, इसकी वाल्स से और पिस्टन से हीट ना आएगी न जाएगी, इसके अंदर हीट आने और जाने का रास्ता सिर्फ जो होता है वो कौन सा है, बॉटम है। अब अगर बॉटम के नीचे हम इंसुलेटर रख देते हैं, अगर हम यहाँ पे इंसुलेटर रख देंगे, इसका मकसद है हीट के आने और जाने का ये रास्ता भी हमने बंद कर दिया, तो इस सिस्टम के अंदर न हीट आ सकती और न जा सकती है। अब कंसीडर करते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो है ये P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर सिस्टम है। अब अगर इसका प्रेशर हम कम करेंगे, प्रेशर कम करेंगे तो इस सिस्टम के अंदर वॉल्यूम चेंज होगा। इस सिस्टम के अंदर क्योंकि प्रेशर हमने कम किया तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। और ये सिस्टम जो होगा, ये वॉल्यूम अगर इसका बढ़ेगा, इसका मकसद है इसके अंदर वर्क हुआ है। अगर वर्क हुआ है, हीट तो नहीं गई, अब हीट जाने के सिवा यहाँ पे वर्क हुआ है, तो वर्क विदाउट एनर्जी तो नहीं होता। आपको पता है वर्क में एनर्जी से होता है। तो अगर इस सिस्टम ने वर्क किया है तो हीट तो इस सिस्टम के अंदर नहीं गई। अगर हीट इस सिस्टम के अंदर नहीं गई और वर्क हुआ है तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी की बुनियाद पे हुआ। जब ये एक्सपेंड करेगा तो अंदर इसका टेम्परेचर, अगर अंदर टेम्परेचर फॉल करेगा, मतलब अंदर हीट जो होगी, सॉरी अंदर जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर फॉल करेगा तो टेम्परेचर ठंड जो है वो सिस्टम ठंडा होगा। क्वेश्चन आया था टेस्ट के अंदर कि कौन सी एक्सपेंशन है जिसके अंदर टेम्परेचर फॉल करता है। आइसोबैरिक के अंदर टेम्परेचर राइज करता है एक्सपेंशन के अंदर जब एक्सपेंशन होती है। आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और ये एक्सपेंशन ऐसी है कि इसके अंदर टेम्परेचर फॉल करेगा और अंदर सिस्टम जो होगा वो एक्सपेंशन के अंदर कूलिंग होगी, ठीक है। तो आप कहोगे कि इस सिस्टम के अंदर वर्क इज डन ऑन कास्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसके अंदर जो वर्क होता है ये इंटरनल एनर्जी पे होता है। इन एक्सपेंशन, अगर इसके अंदर हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन के अंदर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आपको पता है कि वर्क इसके अंदर क्या होता है, सॉरी इसके अंदर बेटा हीट जो होती है, अगर हीट हम करें 0 तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो चेंज इन यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ये एक्सपेंशन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे एक्सपेंशन के अंदर वर्क क्या होता है, पॉजिटिव हम लेते हैं ना, यहाँ पे वर्क क्या है, नेगेटिव है। बात वही है, एक्सपेंशन के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हमने पढ़ा है ना साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हमने क्या पढ़ा है, जब इंटरनल एनर्जी कम होती है, जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर फॉल करता है, इंटरनल एनर्जी की चेंज क्या होती है, नेगेटिव होती है। मकसद ये फैक्टर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव में जाएगी, जवाब कौन सा आएगा, पॉजिटिव ही है।
जैसे बल्क मॉड्यूलस है ना, चैप्टर 8 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं ना, बल्क मॉड्यूलस का फार्मूला नेगेटिव है, लेकिन बल्क मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि अगर चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव हुई तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगी, अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव हुई तो चेंज इन प्रेशर नेगेटिव, कोई एक फैक्टर नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आंसर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बल्क मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव रहता है, भले उसके फार्मूले के अंदर नेगेटिव साइन है। इसी तरह से इसके अंदर यहाँ पे नेगेटिव साइन आने का मकसद, बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम ने, कि भाई ये नेगेटिव नहीं है, ये मैथमेटिकल एक तरीका है लिखने का। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख दें तो एक्सपेंशन के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, फिर वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन जो होती है वो पूरे प्रोसेस को फाइनली क्या कर देती है, पॉजिटिव कर देती है। मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए होता है यहाँ पे। तो एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो फॉल करता है, डेल्टा टी जो होती है वो नेगेटिव होती है, इंटरनल एनर्जी इसकी डिक्रीज होती है सिस्टम की, डेल्टा यू नेगेटिव होती है, ठीक है। अब अगर हम इसका करते हैं कंप्रेशन, अगर हम कंप्रेशन करें इसकी, अगर कंप्रेशन होती है तो जो वर्क हम करते हैं ना कंप्रेशन के अंदर, वो टोटल इसका किसमें चला जाता है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए चला जाता है। तो इसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो राइज करता है, डेल्टा टी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसके अंदर जो होती है वो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म होता है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है ये पॉजिटिव होती है, और यू जो होती है वो राइज करती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक चीज रहती है, पॉइजन्स लॉ रहता है, ठीक है, और प्लस इसके ग्राफ और चारों प्रोसेसेस के ग्राफ की कंपैरिजन इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है।